Hello guys, welcome to my YouTube channel Arif Mir Chemistry। तो हम देख रहे थे फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद हमने देखा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की टाइप्स भी हम देख चुके। अब हम देखेंगे आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी चलेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही चल रहे हैं हमारे ज्यादातर जो केमिस्ट्री के काम को। सम बेसिक कंसेप्ट जो है ना, बहुत अच्छे से चैप्टर आपको आना चाहिए। जितने बेहतरीन तरीके से आप सम बेसिक कंसेप्ट्स वाले टॉपिक्स को आप समझ जाओगे, उतना ही अच्छे से आप केमिस्ट्री को समझ जाओगे आगे। तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितने ही अच्छे से इस केमिस्ट्री के टॉपिक को आप समझोगे, उतना ही अच्छा आपके लिए आसान होगा भाई केमिस्ट्री को समझना। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो होगा फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो आप क्या बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भाई फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटी आप सिंपली बोलोगे कि एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम या सबस्टेंस। एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी, एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी, या जितनी भी क्वांटिटीज हैं, या सिंपल बोलोगे एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी, जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है आपकी सिस्टम की। एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस और सिस्टम, किसी भी सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी, या फिर हम ऐसे कहेंगे ऑल सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग और साइंटिफिक स्टडीज। जितनी भी प्रॉपर्टीज या वो सब क्वांटिटीज या सब वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं, जिसे हम नाप कर सकते हैं, वो जो है फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और उनको लिखा जाता है नंबर और यूनिट के साथ। क्या होगा? तो जिसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। तो याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा दो चीजें जरूर होंगी। दो चीजें जरूर होंगी। फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी उसके अंदर दो चीजें जरूर होंगी। एक मैग्नीट्यूड होगा, एक यूनिट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ऑल सच क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजरेबल हैं, जो जिनकी मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल सच क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटीज। ऑल सच क्वांटिटीज, ऑल सच क्वांटिटीज, वो सारी क्वांटिटीज विच विच जो है विच वी कैन मेजर, विच वी कैन मेजर ऐसे भी लिख सकते हो, जिनको हम मेजर कर सकते हैं भाई, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। विच वी कम अक्रॉस, और थ्रू और साइंटिफिक स्टडीज, या जिसे हम मेजर कर सकते हैं भाई। सिंपल ऐसा बताओ, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। और जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई नंबर। मैग्नीट्यूड क्या होगा? किसी नंबर। सिंपल बताओ आपको, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, नंबर भाई, नंबर। नंबर 1 2 3 4 5 6, ये मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होगा, यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा उसका। तो यूनिट क्या होगा, इसको हम बाद में सीखते हैं। अभी तो रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा इनको। रिप्रेजेंटेशन मैंने कहा, फिजिकल क्वांटिटी और उसकी रिप्रेजेंटेशन सीखनी है हमने। मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। तो याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होंगी। एक तो मैग्नीट्यूड, यानी कोई नंबर होगा, और उसके साथ यूनिट होगा। नंबर होगा और यूनिट होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? हर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। हर वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल बात याद रखिएगा, हर वो क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो मैं बोलूंगा वी कैन राइट फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, कैसे लिख सकते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी को? हम ऐसे लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जब भी होगी तो इस तरह होगी। उसके बीच एक नंबर होगा, साथ में क्या होगा, यूनिट होगा। नंबर होगा, यूनिट होगा, इस तरह होगा। फिजिकल क्वांटिटी जब भी होगी तो नंबर होगी और यूनिट होगा। मान लो हमारी फिजिकल क्वांटिटी, एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल, हमारी लेंथ है। हाँ भाई, मेजर कर सकते हैं ना? हाँ जी, बराबर कर सकते हैं मेजर लेंथ को। ठीक है, तो किसकी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? मीटर की फॉर्म में। यूनिट हो गया मीटर। हाँ जी, यूनिट हो गया मीटर। तो नंबर कितने मीटर? मान लो हमारे पास 10 मीटर है कोई चीज, 10 मीटर, तो यूनिट हो गया, नंबर हो गया मीटर। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया मीटर, ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो मीटर ये हो गया मैग्नीट्यूड, या नंबर भी इसी को बोलेंगे, नंबर हो गया ये। और यूनिट, यूनिट क्या लग गया इसके साथ भाई साहब? यूनिट लग गया मीटर। यूनिट लग गया मीटर। तो नंबर और यूनिट, नंबर और यूनिट। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी? इस तरह से। ये आ गई फिजिकल क्वांटिटी, ये आ गई लेंथ, आ गई फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ आ गई फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल
क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा हमने, नंबर और यूनिट के फॉर्म में, नंबर और यूनिट के फॉर्म में। मान लो मास है, मान लो मास है, मास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। कैसे लिखोगे भाई साहब इसको, कैसे लिखोगे, किस फॉर्म में लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी को, इसको लिखोगे, मान लो मास है हमारे पास 20 kg, 20 kg, तो kg क्या हो गया, यूनिट, kg क्या हो गया, यूनिट। किस फॉर्म में लिखोगे भाई साहब, लिखोगे 20, 20 हो गया मैग्नीट्यूड या नंबर, मैग्नीट्यूड या नंबर, मैग्नीट्यूड या फिर हम बोलेंगे इसका नंबर हो गया। तो नंबर इंटू यूनिट, नंबर इंटू यूनिट क्या मिलके बना रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यूनिट क्यों होगा, यूनिट क्यों होगा, क्योंकि जो यूनिट के बगैर नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल बताऊं आपको, तो फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, नंबर प्लस यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी क्या निकली आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी नंबर प्लस यूनिट, इसके बगैर कोई वैल्यू नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या निकली, नंबर प्लस यूनिट। तो रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे सीख ली, रिप्रेजेंटेशन कैसे सीख ली, तो इस तरह से सीख लिया आपने। ईच क्वांटिटी हैज अ सिंबल। अब याद रखिए, सिंबल ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं हर क्वांटिटी का, इस तरह से अलग अलग तरीके से भी याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, एक बात याद रखिएगा, सिंबल भी होता है इनका, ठीक है। पहली बात करें हम, तो सिंबल होता है, ईच क्वांटिटी हैज अ सिंबल। हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, ईच क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक सिंबल होता है। ईच क्वांटिटी हैज अ सिंबल, हर क्वांटिटी का क्या होता है, एक सिंबल होता है। हर क्वांटिटी का क्या होता है भाई साहब, सिंबल होता है। तो सिंबल क्या होगा, जैसे लेंथ का है तो इसका अपना सिंबल होता है एल, क्या होता है, सिंबल एल होता है। और यूनिट क्या होगा, मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी। आपको याद रखना है फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ऐसी क्वांटिटी या वो क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिंपली भाई, सिंपली हम जिसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद सिंबल क्या होगा, यूनिट क्या होगा, थोड़ा सा चीजें याद रखनी है आपने। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है हमारे पास, क्या है, लेंथ है, सिंबल होगा एल, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर होगा, ठीक है। इस तरह से मास होगा, मास को एम सिंबल होगा, और यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा, यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। इसी तरह से टाइम है, टाइम का सिंबल टी होगा, और यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, सेकंड होगा। और एस से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ केजी लिखेंगे हम, यहाँ स्मॉल एम लिखेंगे हम, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पूछेगा भाई, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही कहा फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब देंगे तो सिंपल कैसे देंगे, फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपली रिप्रेजेंट करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इनटू क्या होगी, यूनिट होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इनटू यूनिट होगा, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम सीखते हैं कितनी किस्म की हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास। कौन कौन सी, एक होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। याद रखिए
ये क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं इन क्या होंगी, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल नाम से ही पता चल रहा है ये कैसी होती है, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, याद रखिएगा ये कैसी होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। ये क्या ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड, विच डू नॉट depend which do not depend which do not depend on other on other quantities, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। या ऐसे भी लिख सकते हो इनको, ऐसे भी कह सकते हो आप इनको, which cannot which cannot be derived, एक डेफिनेशन ये है, दूसरा ये भी कह सकते हैं विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, जिनको दूसरी क्वांटिटीज से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, एक फॉर्म ये कह सकते हो, एक फॉर्म ये कह सकते हो, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, क्या है ये, बेसिक क्वांटिटीज हैं, ये बेसिक हैं, याद रखिएगा भाई। ये फिजिक्स वही पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में भाई, ये फिजिक्स के मेन टॉपिक्स है एक्चुअल में, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, लेकिन कई लोगों को ना फिजिक्स में ये चीजें समझ नहीं आती हैं। तो केमिस्ट्री में तो समझ लो, फिजिक्स में भी यही चीजें हैं, केमिस्ट्री में भी पहले चैप्टर में यही चीजें हैं, फिजिक्स में भी यही चीजें हैं। तो फिजिक्स में अगर समझ में नहीं आएंगी तो केमिस्ट्री में समझ लो, केमिस्ट्री में नहीं आएंगी तो फिजिक्स में आ जाएंगी, कहीं ना कहीं तो समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि यही बेस बना रही है आपके आगे पढ़ने के लिए 11th में। जिसको यही समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, तो फिर वो क्या समझेगा आगे जाके, बहुत आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं फिर। तो ये समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो क्या होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, या ऐसा कह सकते हो कि जो किसी में से नहीं निकलती, जो कि जो विच कैन नॉट बी ड्राइव, जो दूसरी क्वांटिटीज में से ड्राइव आप नहीं कर सकते। और ये कितनी है, ये 7 है, कितनी है, 7 है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये गिनी चुनी बिल्कुल 7 होती हैं। गिनी चुनी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 7 इन नंबर होती हैं। कितनी होती हैं, 7, ये सिर्फ 7 इन नंबर होती हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज इनसे ही निकलती हैं। 7 इन नंबर होती हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी होती हैं। लेंथ, ये याद करनी है, रट्टा मार के याद करनी है। लेंथ, मास, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको रट के होनी चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4, टेम्परेचर, पांचवी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, 6th फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हर एक को हमने डिस्कस करना है, जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो हर एक का यूनिट पढ़ेंगे, हर एक को पहले फिर यूनिट को डिफाइन करेंगे। लेकिन पहले ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी की कितनी किस्में होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी की 2 किस्में होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप, जो ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसे आप मेजर कर सकते हो। और फिजिकल क्वांटिटी की का होता क्या है, उसकी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नंबर होता है, यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटी जब भी होगी वहाँ एक नंबर होगा, एक यूनिट होगा। बिना नंबर और बिना यूनिट के कोई फन ही नहीं है। जैसे मैं बोल दूं जो लेंथ है 5 है, लेंथ है जी 5 है, तो मेरे भाई क्या 5 है, जब यूनिट नहीं लगा तो क्या 5 है, कुछ 5 नहीं है। क्या 5 है, मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है, कोई वैल्यू नहीं बनी, फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं बना। 5 है, क्या 5 है, कुछ भी 5 नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मास है 2 है, क्या 2 है, मास क्या 2 है, ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है, कोई वैल्यू नहीं बनी। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए दो दो चीजों का होना जरूरी है। वहां पे नंबर भी होना चाहिए, वहां पे यूनिट भी होना चाहिए, वहां नंबर भी होना चाहिए, वहां यूनिट भी होना चाहिए, वहां नंबर भी होना चाहिए, वहां यूनिट भी होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 2 किस्म की होती है। 2 किस्म की कौन कौन सी है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, जो क्या होती है, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, जो डिपेंड नहीं करती दूसरी क्वांटिटीज पे, जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड
नहीं करती, जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। और जब अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो बेसिक क्वांटिटीज हैं। वो कैसी हैं? वही बेसिक क्वांटिटीज हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो है विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड, इनको आप दूसरी क्वांटिटीज में से ड्राइव नहीं कर सकते। दूसरी क्वांटिटीज होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज नाम से ही पता चल रहा है, ये जो है नाम से ही डिराइव्ड, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। ये कहाँ से मिलकर बनती हैं? जो फंडामेंटल है ना हमारी, उनसे मिलकर बनती हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, डिराइव होती हैं। कहाँ से ड्राइव होती हैं? फंडामेंटल वॉल्यूम से ड्राइव होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। याद रखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल, दी ऑल द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, दे ऑल आर फॉर्मड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो सारी की सारी कहाँ से बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। कहाँ से बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, मान लो स्पीड है, क्या है? स्पीड है। तो स्पीड कैसे होगी? स्पीड होती है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। इसी तरह से आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी में भी क्या होगा? एक क्वांटिटी फंडामेंटल होगी, क्या होगी? जैसे यहाँ टाइम फंडामेंटल था, यहाँ पे भी मास बाई वॉल्यूम, यहाँ भी एक क्वांटिटी फंडामेंटल थी, मास बाई वॉल्यूम। इस तरह से आपका फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो फोर्स क्या है? मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन खुद जो है वो ये यहाँ से बनी हुई है। तो इस तरह से ये ऑल दीज क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो कहाँ से बने, ऐसी क्वांटिटीज जो कहाँ से बने, जो बने आपकी कहाँ से, जो निकलें, जो ड्राइव की जाएं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बने, उनको आप बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनको आप बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। फिर होती हैं आपकी दो किस्म की और क्वांटिटी हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं। याद रख लीजिएगा इनको भी, यहीं पे थोड़ा सा देख लेंगे। स्केलर एंड वेक्टर शॉर्ट में बता देता हूँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका मास है, जिसमें मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, टेम्परेचर है, टाइम है। याद रखिएगा, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसे आप स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो मैग्नीट्यूड, और याद रखिए क्या नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में? क्या नहीं होता है? तो डायरेक्शन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जहां मैग्नीट्यूड भी होता है, जहां मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जहां मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 10 kg मास, कोई डायरेक्शन कोई कुछ नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने लिख दिया 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो खाली मैग्नीट्यूड है भाई, बस नंबर है। जैसे मैंने लिखा जो है 10 o'clock या 10 PM, तो खाली हमारे पास क्या है? नंबर है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड भी है, और ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम कहेंगे वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जिस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, जिस मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। याद रखिएगा, ऐसी क्वांटिटीज जहां मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, उनको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम उनको सिंपली कहेंगे, सिंपली जैसे एग्जांपल वेलोसिटी मैंने कहा, हम 10 मीटर चल रहे हैं पर सेकेंड, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो मैग्नीट्यूड भी हो
डायरेक्शन भी हो तो हम उसे कहेंगे वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप समझ जाएंगे हर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि आएगी भाई, नहीं आएगी। तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं। अब हम डिफाइन करते हैं इसके बाद हमारा यूनिट क्या होता है। डिफाइन यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट को मेजर करिए भाई, व्हाट इज यूनिट, यूनिट को डिफाइन करिए। तो भाई यूनिट हम क्या बोलेंगे, यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है, एक फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, एक फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। या मैं ऐसे बोलूंगा ए यूनिट क्या होता है, ए यूनिट इज डिफाइंड एज, ए यूनिट इज defined as, a unit is defined as the standard of reference, the standard of reference लिया जाता है इसको, चूजन, जिसको चूज किया जाता है किस चीज के लिए, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए है जी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसको क्या लिया जाता है, रिफरेंस लिया जाता है। यानी ये वो स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। अगर अपनी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, ये वो स्टैंडर्ड होता है, ये वो स्टैंडर्ड होता है। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको समझाऊं, ये वो स्टैंडर्ड होता है, यूनिट वो स्टैंडर्ड होता है, यूनिट वो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है, ये वो स्टैंडर्ड होता है, ये वो स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ हम क्या करते हैं, जिसके साथ जो है, ये वो स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ, जिसके साथ, जिसके साथ, जिसके साथ हम क्या करते हैं, जिसके साथ किसी क्वांटिटी को, जिसके साथ किसी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, जिसके साथ हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। याद है ना, जैसे हमारे पास किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है ना, तो वो यूनिट हो गया, 1 किलोग्राम यूनिट हो गया। 1 किलो के रेफरेंस में फिर हम देखते हैं ये कितना है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है। 1 मीटर देखते हैं हम, ये कितना है, 2 मीटर है, 3 मीटर। लेकिन रेफरेंस क्या लिया, 1 मीटर लिया, तो 1 मीटर जो है रेफरेंस बन गया, तो वो यूनिट बन गया, वो स्टैंडर्ड बन गया, वन यूनिट बन गया। जैसे हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे, मान लो अगर हम कहते हैं लेंथ 5 मीटर, लेंथ क्या कही हमने, मान लो 5 मीटर कही, लेंथ मान लो मैंने कहा 5 मीटर, क्या कहा, 5 मीटर। तो 5 क्या बन गया, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई, 5 क्या बन गई भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई, 5 क्या बन गई, न्यूमेरिकल। और ये जो मीटर है ये क्या बन गया, मीटर क्या बन गया, यूनिट बन गया। तो विदाउट यूनिट जो है, विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट मेजरमेंट का कोई मीनिंग है नहीं। विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट मेजरमेंट का नो मीनिंग, मेजरमेंट हैज नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है भाई, कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। अब यूनिट क्यों नेसेसरी है, यूनिट क्यों नेसेसरी, यूनिट क्यों जरूरी है भाई, आप समझ रहे हो। अब मैं बोलूंगा मास 10 है, मास जो है 10 है जी। अरे क्या 10 है, अरे क्या 10 है मास, क्या 10 है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, टन है, क्या है। तो जब तक ना मैं इसके साथ लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये कुछ लगाऊं, यूनिट लगाऊं, तब तक तो वैल्यू नहीं है ना। तो जब मैं बोलूंगा मास 10 ग्राम है, तब वैल्यू बनेगी ना, तब बात समझ में आएगी, तब बात समझ आएगी। तो यूनिट हमें बताता है व्हाट इज बीइंग मेजर्ड, यूनिट हमें क्या बताता है, यूनिट हमें बताता है व्हाट इज बीइंग मेजर्ड, क्या मेजर किया जा रहा है। यूनिट से हमें भी पता चलता है दो चीजें, कैसे पता चलता है, व्हाट इज बीइंग मेजर्ड, क्या मेजर किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई मैं बोलूंगा कपड़ा जो है 3 किलो है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा नहीं होता है। कपड़ा जो है किलो में नहीं चलता है, कपड़ा मीटर में चलता है। जब मैंने बोला कुछ मीटर है, तो इसका मतलब मैंने कोई चीज लेंथ वाली नापी है, ठीक है। तो व्हाट इज बीइंग मेजर्ड एंड हाउ मच इज बीइंग मेजर्ड,
और दो चीजें पता चलती है, हाउ मच, यूनिट से हमें दो चीजें पता चलती है, हाउ मच इज बीइंग मेजर्ड, कितना मेजर किया और क्या मेजर किया, क्या मेजर किया और कितना मेजर किया, ये पता चलता है हमें। तो यूनिट क्या है, यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है जो चूज किया जाता है मेजर करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को, किसी क्वांटिटी को, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ हम किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये वही है फंडामेंटल यूनिट्स। ये भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, यूनिट भी हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं, यूनिट्स भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट कितने होंगे, फंडामेंटल यूनिट 7 ही होंगे, और डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स तो बहुत सारे होंगे भाई, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट वही मीटर होगा लेंथ का, ठीक है, मीटर होगा, किलोग्राम होगा, उसके बाद सेकंड होगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के होंगे, सेकंड होगा, केल्विन होगा, मोल होगा, ठीक है, कैंडिला होगा। फंडामेंटल यूनिट हमारे पास यही होंगे, फंडामेंटल यूनिट कैंडिला होगा, ठीक है, यही हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। और डिराइव्ड यूनिट्स जो है हमारे पास, डिराइव्ड यूनिट्स जो है हमारे पास बहुत सारे होंगे, डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास बहुत सारे होंगे भाई। डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास न्यूटन हो सकता है फोर्स का यूनिट, उसके बाद जूल हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोग्राम, जितनी भी हम ड्राइवर्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना, उनके जितनी, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये हैं। तो इस तरह से आपको पता चला यूनिट एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है जिसके कंपैरिजन से हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिसके यूनिट क्या होता है, एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसके कंपैरिजन से, जिसके कंपैरिजन से, उसको कंपेयर करके, उसके कंपैरिजन से, जिसके कंपैरिजन से हम क्या करते हैं, जिसके कंपैरिजन से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजर फिजिकल क्वांटिटी को, भाई एक ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड होता है, सिंपल बात है, रखिएगा, स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमने इसमें अलग अलग किस्म के यूनिट्स पढ़ने हैं, जो एक सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, इसमें एमकेएस सिस्टम होता है, उसके बाद एसआई यूनिट। हम यहाँ पे एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री है हमारी, हमारी फिजिक्स में हमें इतना डूबना नहीं है, हमें वो आप एमकेएस सिस्टम वगैरह जो है वो सारे के सारे आप कहाँ डिस्कस करिएगा, फिजिक्स में। यहाँ हम आपको सीधे एसआई यूनिट्स पे थोड़ा लेके चलेंगे, किसके कितने हैं, एसआई बेस यूनिट्स की थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपको बताएंगे, या वो भी फिजिक्स में देखेंगे आप क्या है एसआई बेस की डेफिनेशन जो है, उसको भी यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या यूनिट है इसके बारे में। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा आपका डायरेक्ट प्रेसिजन और एक्यूरेसी के ऊपर, या थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और एक चीज सिखाने की मुझे यहाँ पे है आपको, वो भी यहीं पे मैं बता देता हूँ। देखो, एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है ना साइंटिफिक मेथड्स में, वो होता है ऑब्जर्वेशन। ये भी एक साथ साथ में एक चीज सीख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत आने वाली है आगे, जो है ना, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, फिर लड़कों को मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये साथ में ही सिखा लेता हूँ, अब लेक्चर जब चल ही रहा है तो अच्छे से ही सिखा दिया जाए आपको, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, एक चीज़ होती है, एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे यहाँ, एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारा इन साइंटिफिक मेथड्स में, इन साइंटिफिक मेथड्स इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे साइंटिफिक मेथड्स में, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है हमारे यहाँ दो किस्म की होती है, कितने किस्म की होती है भाई, दो किस्म की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, ऐसे ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी उसी की बेस पे आप कह सकते हो, ये सेम होती है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको दोनों के बीच में बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ दो किस्म की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन तो समझते हो ना, बस किसी चीज को ऑब्जर्व करना,
एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन केमिस्ट्री में, साइंटिफिक मेथड्स में। दो किस्म के क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ना, कि सिंपली क्वांटिटी ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे? वो ऑब्जर्वेशन जिसमें हम सिर्फ क्वालिटी क्वालिटी यानी नेचर बताई जाती है, वो ऑब्जर्वेशन जिसमें सिर्फ क्वालिटी बताई जाती है। यहाँ पे सिर्फ क्या बताई जाती है? ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिसमें सिर्फ क्वालिटी बताई जाती है, याद रखिए, यानी नेचर बताई जाती है, नेचर बताई जाती है, क्वालिटी इन विच ओनली नेचर इज ऑब्जर्व्ड, नेचर बताई जाती है, नंबर नहीं, नंबर नहीं बताया जाता, नंबर नहीं, नंबर नहीं, ओनली क्वालिटी इज ऑब्जर्व। ठीक है, इसमें मेजरमेंट नहीं होता, इसमें मेजरमेंट ज्यादा नहीं होता, इसमें मेजरमेंट नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, इसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, सोल्यूशन का कलर ब्लू है, सोल्यूशन का कलर जो है पिंक है, मान लो पिंक है या ब्लू है, सोल्यूशन का कलर पिंक पिंक हो गया, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्वालिटी देखी आपने। ठीक है, प्रेसिपिटेट कोई व्हाइट है, प्रेसिपिटेट व्हाइट है, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट व्हाइट है, मेटल शाइनी है, तो आप क्या देख रहे हो? क्वालिटी देख रहे हो। यहाँ कोई नंबर यूज नहीं होता है, यहाँ कोई नंबर, तो क्वालिटी देख रहे हो आप। क्या देख रहे हो? क्वालिटी देख रहे हो, क्वांटिटी का कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसी चीज एनालिसिस को, ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। समझ में बात आ रही है? क्या उसी बोलेंगे? क्वालिटेटिव, जहां नंबर का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, कितना है वो नहीं, कितना है वो बात नहीं है, बेस्ड ऑन क्वालिटी, मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, नंबर यूज, कोई नंबर नहीं हो रहा है। अलबत्ता क्वांटिटेटिव में क्या होता है? नंबर और यूनिट। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? नंबर और यूनिट दोनों होते हैं, नंबर और यूनिट, वो ऑब्जर्वेशन जिसमें नंबर और यूनिट दो होते हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें क्या होता है? नंबर और यूनिट दोनों होते हैं, नंबर भी हो, यूनिट, इन विच बोथ नंबर एंड यूनिट आर एग्जिस्ट, जिसमें नंबर भी और यूनिट भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर, इसमें प्रॉपर मेजरमेंट होती है भाई, इसमें प्रॉपर क्या होती है? मेजरमेंट होगी। जैसे टेम्परेचर जो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मास 5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम जो है मान लो 20 मिलीलीटर, तो क्या हो रहा है? आप समझ रहे हो? नंबर भी आ रहा है, यूनिट भी आ रहा है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसी एनालिसिस जहां नंबर भी हो, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ गई। कैसी एनालिसिस आ गई? क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव आप समझ गए, क्वालिटेटिव में क्या होता है? खाली क्वालिटी बताई जाती है, क्या चीज है इसके अंदर, यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ क्या है। क्वालिटेटिव में क्या होता है? क्या है, और यहाँ क्या होता है? कितना है। क्वालिटी और क्वांटिटी से ही पता चल रहा है क्या है, और यहाँ होता है कितना या कितनी है। ठीक है, बात समझ में आई? ये ऑब्जर्वेशन के बारे में। उसके बाद अब एक और छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना जरूरी है। तो हम याद रखिएगा, जब हम किसी चीज की सिर्फ नेचर बताते हैं, कलर, स्मेल, टेस्ट वगैरह, तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है। और जब हम किसी चीज के बारे में नंबर और यूनिट के साथ मेजरमेंट बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है? क्वांटिटेटिव हो जाता है। तो अब हम बताते हैं आपको थोड़ा सा, एक और टॉपिक छोटा सा हम लेके चलते हैं, इसको भी खत्म कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या कमी रखनी है? कमी कोई नहीं रखनी है, कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल कोई ना बताए कि सर ये टॉपिक नहीं बताया था, ये चीज नहीं बताई थी। हमारा मुद्दा ही यही है कि आपको समझाएं तो ऐसे समझाएं कि बेसिक टू एडवांस, यही रूल है। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, केमिस्ट्री में ना बहुत बड़े बड़े नंबर भी आएंगे, छोटे 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 से छोटे नंबर भी आएंगे। तो आप क्या करोगे भाई? उनको लिखने का तरीका भी सीखना पड़ेगा हमें। साइंटिफिक नोटेशन इसको सीखना पड़ेगा। जब सीखोगे तभी बात बनेगी। साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखोगे? ठीक है,
तो क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन में, क्या बताएंगे हम, इट इज द वे, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, ये एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, किसको, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज, जो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे नंबर्स, बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे नंबर्स, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ a is to 10 raised to power n, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। जब भी बड़े बड़े या छोटे छोटे नंबर्स को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, किस फॉर्म में, a is to 10 raised to power n, a is to 10 raised to power n की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करोगे नंबर को, हम कहेंगे ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये है साइंटिफिक नोटेशन। ये अब आपको साइंटिफिक वे, कन्वीनियंट वे, ये बड़ा कन्वीनियंट वे है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक जो नंबर होगा, ए जो नंबर होगा, ए जो होगा, वेयर ए इज इक्वल टू 1, ये होगा ए नंबर होगा बिटवीन 1 to 10, 1 and 10, ए जो होगा 1 and 10 के हो दरमियान होगा, और एन जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, एन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और ए जो होगा हमेशा 1 से 10 होगा, ए 1 से 10 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट रूल आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट रूल आपको ये याद रखना है जब भी चलना है आपको, इंपॉर्टेंट रूल, ये मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ भाई, वरना ये तो 8th 9th से ही बच्चे इन चीज़ों को समझ के आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे रूरल एरियाज में कैसा सिखाया जाता है, किस तरह से बच्चे सीखते हैं यहाँ रूरल एरियाज में, इसीलिए मेरा कंसेप्ट जो है, मेरा जो फोकस रहेगा वो रूरल एरियाज के जो जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मैं खुद रूरल एरिया से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो हैं किसी भी एंगल से पीछे ना रहें। तो अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड जो टीचिंग है वो मैं करवाऊंगा उनको, तो अब उनके ऊपर डिपेंड है वो कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं भाई, हमारे तरफ से है सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करना, हम दे जाएंगे सोसाइटी को कुछ अच्छा सा। डेसिमल अगर मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, अगर डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, पावर उसके ऊपर क्या आ जाएगी, एन की पावर क्या होगी, एन की पावर पॉजिटिव होगी, एन की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट रूल है, अगर डेसिमल जो है राइट की तरफ मूव किया है, अगर डेसिमल राइट की तरफ मूव किया है तो एन की पावर जो है नेगेटिव होगी, एन की पावर क्या है, नेगेटिव होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ सिंपल, जैसे मान लो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये रूल्स याद रखिएगा भाई, फॉर एग्जांपल 602, इसके साथ 0 0 0 0 0 1 है, ये मान लीजिए, इसके आगे और 0 0 है, ये है इस तरह से साइंटिफिक नो, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ऐसे आ जाए आपको, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए भाई। आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन में, आप ये देखोगे, आपने बनाना है a इज टू 10 रेज टू पावर n, a इज टू 10 रेज टू पावर n, आप क्या करोगे, a आपका ये है, ठीक है, अब 10 रेज टू पावर n बनाना है, 10 रेज टू पावर n, n है, आपने ये करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब देखो यहाँ की तरफ आ रहे हो तो ये आपका क्या है, लेफ्ट है, क्या है, लेफ्ट की तरफ आ रहे हो आप, डेसिमल कहाँ की तरफ आ रहा है, डेसिमल लेफ्ट की तरफ आ रहा है, डेसिमल कहाँ की तरफ आ रहा है भाई साहब, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो 6 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल लग गया, लेफ्ट की तरफ आया ना, कहाँ की तरफ आया, लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद लगा तो 10, ठीक है 10, ठीक है 10 10, या इस फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 6 पॉइंट, अब क्या है
यहाँ 0 0 0 0 ही कर दीजिए इसको, तो 6.02 6.02 इंटू कितने पावर्स आई 02। यहाँ से आगे कितने जीरो बचे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए कितना मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स मूव किया है डेसिमल। 10⁻10, जितने डिजिट्स डेसिमल मूव किया उतनी पावर 10। ठीक है, इसी तरह से आपको ये देखना है कि आपके पास अगर यहाँ की तरफ मूव कर रहा है डिजिट, राइट की तरफ मूव कर रहा है, मान लो 4, यहाँ है 0 0 0 0 0.0, ठीक है। और अब इस पॉइंट को जो है शिफ्ट करना चाहते हो कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ 45, और इधर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है ना, अब राइट की तरफ आ रहा है डेसिमल, तो जब डेसिमल राइट की तरफ आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1 2 3 4 5। तो 4.5 इंटू 10⁻4, कितना डेसिमल मूव किया, 1 2 3 1 2 3 4 5, 10⁻4, लेकिन -5। ये आपने ऊपर ही सिखाया, जब मूव करेगा डेसिमल राइट की तरफ तो नेगेटिव पावर, जब मूव करेगा लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव पावर। ये है नोटेशन, ये है नोटेशन डेसिमल की। ठीक है, अब इसी तरह से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दो नंबर है, a इंटू 10⁻m इंटू बी इंटू 10⁻n। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, स्टेप वन में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को, a इंटू बी, और पावर्स को ऐड करोगे, पावर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, m प्लस n, पावर्स को ऐड करोगे, m प्लस n, पावर्स को ऐड कर दोगे, m प्लस n। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, 2 इंटू 3, 2 इंटू 10⁻4, 2 इंटू 10⁻3 इंटू 3 इंटू 10⁻4 है, जैसे मान लीजिए ये, तो क्या आ जाएगा, हम पहले इनको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6 = 6, 2 इंटू 3 = 2 ये आ गया 6, और 10⁻3 + 4 आ गया 7, तो ये आ जाएगा 10⁻7। तो इट विल बी 6 इंटू 10⁻7। फाइनल आंसर ये आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया ये आपका। ठीक है, समझ में आई बात। ये है एग्जाम्पल 2, आप खुद करिएगा, जैसे ये है 4 इंटू 10⁻5, खुद करिएगा, इंटू 2 इंटू 10⁻4 - 3, इसको खुद करके बताइएगा मुझे क्या आंसर इसका आएगा। इसी तरह से डिवीजन रूल आपका दूसरा आता है, आपका डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या आएगा, नंबर्स जो हैं ये डिवाइड होंगे, डिवीजन रूल जैसे a इंटू 10⁻4m डिवाइडेड बाई b इंटू 10⁻4n। क्या आ जाएगा, पहले आप नंबर्स को डिवाइड करोगे, a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई
बी और m को n से माइनस करोगे, a को डिवाइड करोगे b से और m को डिवाइड करोगे n से। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, ऐसे क्या पता चलेगा, एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 6/2 इंटू 10⁻⁴ 8 इंटू 10⁻⁴ अब क्या करोगे, आप इस तरह से चलोगे, 6 को डिवाइड करोगे 2 से, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास, ठीक है। और 10 पावर को m माइनस n पावर्स को माइनस करोगे, 8 माइनस 2 तो आ जाएगा, नहीं 8 पावर कितनी है, 3 है ना, पावर 3 है, हाँ 3 है, 10 3 1 की पावर 3 है, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁵ ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आप खुद करके बताइएगा मुझे, 8 इंटू 10 ये एग्जांपल आप खुद करिएगा, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁴ 4 इंटू 10⁻⁶ ये वाले एग्जांपल आप खुद करिएगा, ठीक है। तो गोल्डन रूल ये बनता है, गोल्डन रूल जो आपका बनता है मल्टीप्लिकेशन में, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर, ये तो आपको पता भी होना चाहिए, पावर ऐड होती है, ये तो मैं मैथमेटिक्स सबको सिखा रहा हूँ। और डिवीजन में पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती है। और याद रखिए, ये केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट अगर ना होता तो मैं आपको ना बताता, पावर ऐड होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो ये आपका रहा साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह से हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, सारा वाला साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी जान लिया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज भी जान ली। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं इस चीज़ को, आगे हम जानेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और मेजरमेंट थोड़ी बहुत। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स रहता है। और फिर आ जाएंगे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी बचते हैं हमारे। तो चैप्टर में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभी भी, अभी मोल कंसेप्ट है इसके अंदर। चलिए जितना भी टाइम लगेगा बहरहाल हम लगाएंगे, अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाना है आपको। तो बाकी आपके जिम्मे है, आप कितना पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। तो मेहनत करते रहिए, थैंक यू।